Hello, bankers. A very good evening to all of you. Welcome back. So, welcome to JIB CIB Prep. So, guys, in this particular session, we are going to practice our unit number 30th, which is all around GST. Okay. So, in our previous session, basically we started with our module D, and which is the final module for your AFM subject. So, like previous session was all around the taxation. So today we are going to cover the other part or the first half of this particular module, that is GST. Okay, so taxation and GST, you will face at least 3 to 4 क्वेश्चन मैक्स साइड. ओके, एंड बहुत ही कम एलिमेंट्स इनके आपके दिए गए हैं. ठीक है, जैसे यू कैन लाइक जो लेटेस्ट अपडेट है अबाउट दी जीएसटी और टैक्सेशन, जैसे आपका स्टैंडर्ड डिडक्शन हो या फिर आपका एलआरएस के अंदर जो लिमिट आपका इंक्रीज किया गया है, ठीक है, that is the threshold limit from 7 lakh to 10 lakh rupees, or in some areas TDS also. So what I'm planning, जैसे अभी जो, क्योंकि जो current आपका working होगा that will be remain same, ठीक है. I'll do one separate video with reference to union budget. तो वो यूनियन बजट के जितने भी आपके अमेंडमेंट्स हैं या जो चेंजेस हैं एज दे पास थ्रू द पार्लियामेंट्री सेशन और एज अ फिनेंस एक्ट, so I'll come up with a dedicated session based on that particular. अभी हम लोग जो existing है उन्हीं के हिसाब से चीजों को स्टडी कर रहे हैं, ठीक है. अमेंडमेंट्स के लिए I'll come up with a separate session, ठीक है, जिससे कोई भी कंफ्यूजन आपका नहीं हो. एंड एग्जामिनेशन के अंदर इफ दे गिव रेफरेंस टू बजट, देन यू हैव टू गो थ्रू द न्यू वन और द एग्जिस्टिंग वन. अभी क्योंकि करंट जब तक आपका वो चीजें पास नहीं होती, देन आपका इंप्लीमेंटेशन डेट विल बी देयर. सो उसके बाद आपका जो चीजें होंगी तो उसके हिसाब से क्या नए चेंजेस हैं दैट वी विल आल्सो कवर. ठीक है, तो इसके ऊपर आपका टैक्सेशन के अराउंड और बजट के अराउंड आई विल बी कमिंग विद अ सेपरेट सेशन व्हिच विल हेल्प यू फॉर आई एंड आईएफएस आल्सो एंड इवन फॉर द अदर एग्जामिनेशन. ओके, सो जीएसटी आज का जो डिस्कशन है दैट इज अराउंड जीएसटी, वन नेशन वन टैक्स, which is all like a summary. It is a kind of a summary. ठीक है, अगर आप जीएसटी को पढ़ते हैं, it is an entire subject. ठीक है, बहुत बड़ा सब्जेक्ट है, बट हाँ आपके उसमें इट इज जस्ट काइंड ऑफ अ इंट्रोडक्शन. ठीक है, ज्यादा डिटेल में आपका नहीं है. तो जीएसटी क्या होता है, इट इज लाइक हमने क्या किया बेसिकली, वन नेशन वन टैक्स के नाम से जो मोस्ट ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस आपके थे उनको क्लब करके आपका एक टैक्स आपका बना दे. इट इज ऑल अबाउट द इनडायरेक्ट टैक्सेस. ओके, सो जैसे पहले होता था ना, सर्विस टैक्स है, वेट है, एक्साइज ड्यूटीज हैं, ठीक है. सो दीज वर ऑल दी इनडायरेक्ट टैक्सेस. ठीक है, सो उनको मिला करके नाउअडेज वी यूज जीएसटी इवन इन बैंकिंग आल्सो. अर्लियर द सर्विस टैक्स वाज 15%, but after GST it comes under the GST slab of 18%. Okay, so let's see the course content, then we will practice questions or we'll be covering all these topics. So introduction, direct and indirect taxes, differences between direct and indirect taxes, GST, advantages of GST, GST provisions with respect to bank. ठीक है, so few areas which are very important from this particular one. जैसे एक question you can expect based on which of the following statement is true or most accurate with reference to or the distinction between direct and indirect taxes. वन क्वेश्चन जीएसटी प्रोविजन यहां से आपका. ठीक है, इसके अलावा एडवांटेज जीएसटी के ऊपर आपका, जैसे टाइप ऑफ जीएसटी, ये काफी बार पूछा जाता है. दिल गिव यू सिचुएशन की देयर इज अ ट्रेड हैपन बिटवीन टू स्टेट लाइक पंजाब एंड हरियाणा एंड लाइक इट इज अ इंटर स्टेट आपका ट्रेड. सो विच जीएसटी विल बी एप्लीकेबल इन दिस पर्टिकुलर सिचुएशन. तो ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन जो आपको यहाँ पे देखने के लिए मिलेंगे. ठीक है दोस्तों, तो एक एक करके आपका सारे क्वेश्चंस को समझते हैं और विद द हेल्प ऑफ क्वेश्चंस we will be covering the entire concepts also or the all the subtopics of this particular unit. So very first question on your screen, which of the following statement regarding GST is incorrect? So you have to find out the incorrect statement. GST replaced multiple indirect taxes like excise duty, आपका VAT, value added tax, service tax, बिल्कुल सही. GST was passed in Parliament on 29th of March 2017 and implemented from 1st of July 2017 all over India, and from Jammu and Kashmir it was 5th of July 2017 onwards. GST is a direct tax? No, it is indirect tax. GST is applicable at multiple stages of the supply chain from raw material purchase to
the final sale, so they generally pass on that particular one. Okay, so C will be right answer without any doubt. Okay, so C will be the right answer for this particular one. Okay, the direct taxes which include like direct or indirect taxes, though we are going to practice multiple question based on the differences, but major difference is direct taxes you cannot transfer those particular taxes to someone else. Let's say you are earning सैलरी, ठीक है, आपकी सैलरीड इनकम है, ठीक है, सो यू हैव सम टैक्स लायबिलिटी, सो नो वन एल्स कैन पे टैक्सेस ऑन बिहाफ ऑफ यू, ठीक है, योर बैंक इज जनरेटिंग सम प्रॉफिट, so no one else can no other entity can pay taxes on behalf of your bank, ठीक है, so you only have to pay that particular one. So जिसमें income tax, corporation tax, gift tax, capital gain, so these all are the examples of your direct taxes, ठीक है. Another side, indirect taxes whose burden is get transferred to the third party, and third party is consumer. Okay, so let's say we purchase this marker, so this is like it is manufactured by some producers, and as a consumer I'm paying for this particular taxes, okay, eventually, like जैसे let's say we had dinner at some restaurant, so our bill was 5,000, earning is generated by the restaurant, but for that particular sake we are paying taxes, ठीक है, so यहाँ पे income आपका someone else is earning that one, consumers are generally paying that particular one, right? So that is the basic differences. Next one, तो थोड़ा सा GST, वन नेशन वन टैक्स, और जो कहीं ना कहीं जो आपकी बुक के अराउंड जो चीजें हैं ना उनको थोड़ा सा आप ध्यान रखिएगा. तो ये कुछ टैक्सेस हुआ करते थे पहले, जैसे आपका लग्जरी टैक्स है, जो कहीं ना कहीं कार से अदर्स इन पे था, ठीक है, एंट्री टैक्स है, लोकल टैक्स आपका ऑक्ट्रॉय ड्यूटीज चार्ज हैं, वैल्यू एडेड टैक्स आपका CST है, ठीक है, इसके सेंट्रल सेल टैक्स है, एक्साइज ड्यूटी है, एंटरटेनमेंट टैक्स आपका मूवीज एंड ऑल, ठीक है. So we generally club all these particular one and we come up with a concept called one nation, one tax. Okay. So it is an indirect tax which an indirect tax which sorry, an indirect tax which has replaced many indirect taxes in India, such as excise duty, VAT, service tax, and etc. The GST Act was passed in Parliament on 29th of March 17 and it became effective from 1st of July 2017. Under the GST system, which tax is applicable on interstate sale of goods and services? So we have three type of GSTs. One is CGST, SGST and IGST. ठीक है, in your book it is UGST also, which is equivalent to CGST. U means Union Territory, right? So अब अगर हम लोग इनकी बात करते हैं तो यहाँ पे कैसे चार्जेस होते हैं, ठीक है. सो इफ इट इज अ, देखो दो तरीके से सेल आपकी हो सकती है. वन इज इंट्रा स्टेट, ठीक है, एक आपका रहेगा इंट्रा स्टेट, ठीक है. सो इंट्रा स्टेट के केस में इफ द ट्रांजेक्शन इज इंट्रा स्टेट, और द अनदर वन इज इंटर स्टेट, ठीक है, इंटर स्टेट. तो इंट्रा स्टेट के केस में विल हैव इधर आपका सीजीएसटी और आपका एसजीएसटी, ठीक है, इस तरीके से आपका रहेगा. बट इन केस ऑफ इंटर जीएसटी इट इज वी हैव आईजीएसटी, ठीक है, आईजीएसटी आपका जो रहेगा, ठीक है. सो इट इज अ केस ऑफ एप्लीकेबल ऑन इंटर स्टेट, इंटर स्टेट आपका इंटीग्रेटेड जीएसटी. सो हियर इन दिस पर्टिकुलर केस, जैसे यहाँ पे इंट्रा स्टेट है, if it is a subject matter of center, so center will collect the tax, और अगर state है तो state आपका. In this particular case, center will collect the tax and 50% they'll distribute with the state, the destination state. Destination state is like kind of, let's say there is a movement of goods between Karnataka to Tamil Nadu, ठीक है. So Tamil Nadu is the destination state जहां से buyers आपका belong करता है, ठीक है. So central government will collect that IGST and they'll share 50% with the आपका state government, which is Tamil Nadu in our case. Understood, guys? So CGST collected by central government for intra-state, intra-state के अंदर. SGST which is collected by state government on intra-state. IGST collected by central government for interstate transaction. For interstate sale like Maharashtra to Tamil Nadu, IGST levied instead of CGST and SGST. VAT is not part of GST. It get clubbed with the GST system itself. Understood? आसान है, ध्यान रखिएगा, ये क्वेश्चन इस पे बहुत बार आपका पूछा जाता है, ठीक है. सो बहुत ही आसान सा है और आसानी से याद भी रहेगा आपको, ठीक है. If a trader in Maharashtra sell goods to buyer in Gujarat, so that means Gujarat is a
destination state in this particular case. Which tax will be applicable? So आपका आंसर क्या होगा? Integrated GST. ठीक है? We just gone through this particular one. So interstate sales between two different state attract IGST, which collected by central government. CGST and SGST आपका अलग अलग उसमें, ठीक है. सो जैसे हमारा केस आपका था, तो इन दिस पर्टिकुलर केस IGST विल बी एप्लीकेबल. ऑलराइट, तो तीन आपके, ठीक है. सो CGST मींस सेंट्रल GST collected by central government, ठीक है. SGST collected by state government. These two are generally on आपका किस पे होंगे? इंटर स्टेट आपका इंट्रा स्टेट आपके ट्रांजेक्शन्स पे, ठीक है. इंट्रा स्टेट मींस महाराष्ट्र टू महाराष्ट्र, ठीक है. इफ बायर्स एंड सेलर बोथ बिलोंग्स टू महाराष्ट्र, ठीक है. और आपका पंजाब टू पंजाब, इंटर दैट इज योर इंट्रा स्टेट. इंटर स्टेट इज लाइक टू डिफरेंट स्टेट, और आपका डेस्टिनेशन स्टेट विल गेट बेनिफिट ऑफ दोज पर्टिकुलर टैक्सेस. So central government will share a portion of that particular tax with the destination state आपका, ठीक है. So अगर हम लोग थोड़ा सा और समझने की कोशिश करें, ठीक है, तो क्या है आपका स्टेट GST और SGST that collected by the state government, central GST central government, and IGST or integrated GST that collected by the central government, okay, and they share a portion with the state government, ठीक है. So if the tax collected by central government on intra-state sale, so we have sorry. So government on intra-state sales, like transaction happen within Maharashtra. SGST आपका collected by state government within Maharashtra again, ठीक है. और आपका IGST, it is Maharashtra and Tamil Nadu or some other state as well, right? I hope this is clear to all of you, ठीक है. तो यहाँ पे अब पुराना जो स्ट्रक्चर है उसको भी आप लोग देख सकते हैं, ठीक है. सो जैसे ट्रांजेक्शन न्यू रेजिम आपका CGST SGST इन केस ऑफ सेल विद इन स्टेट, जिसको हम इंट्रा स्टेट बोलते हैं, ठीक है. अर्लियर इट वाज वैट, सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी, सर्विस टैक्स एंड ऑल, ठीक है. रेवेन्यू विल बी शेयर्ड इक्वली बिटवीन सेंटर एंड स्टेट. सेल टू अनदर स्टेट विच इज कॉल्ड इंटर स्टेट IGST आपका, ठीक है. तो जिसमें आपका सेंट्रल टैक्स, एक्साइज सर्विस एंड ऑल, ठीक है. देयर विल बी ओनली वन टाइप ऑफ टैक्स विच इज नोन एज IGST, ठीक है. तो इस तरीके से, एंड देन IGST revenue based on the destination goods आपका, ठीक है. The center will then share the IGST revenue with the destination state. Destination state in our case is like जहां से buyer आपका, let's say the movement of good is from Karnataka to Andhra Pradesh. So Andhra Pradesh is the destination state in that particular case. Understood? समझ में आया सबको? चलो आगे बढ़ते हैं दोस्तों. Under the GST system, who is authority to collect the tax revenue generated from IGST? So now it is very simple. Because central government, central governments which later distribute IGST with between state, or basically it is destination state. It should be destination state. Collected by central government on interstate. The central government will later distribute the IGST between the consuming and producing state as per the GST laws. And depend on the items also. The state where the goods services are consumed or destination state receive its share from the central government, ठीक है. देखो अगर यहाँ पे कोई confusion भी है, so here it is clearly mentioned. Alright, चलो आगे बढ़ते हैं. What is the role of GST Council? ठीक है. तो GST Council which is led by Union Finance Minister, ठीक है. जब से ये बना है तब से अभी तक आपका निर्मला सीतारमन मैम, she is heading this particular one, ठीक है. GST Council is an apex body who generally make changes in the GST regime, ठीक है. ये जो GST Act है इसमें जितने भी changes होते हैं, ठीक है, based on the feedback from the state and union territories finance minister or the other council members, they generally make amendments. जैसे होता है ना GST Council की मीटिंग होती रहती है, ठीक है. तो जिसमें आपका जैसे कुछ आइटम्स जिनके ऊपर GST बढ़ाया जाता है और किस में आपका डिक्रीज किया जाता है, ठीक है. और there are some items which are part of the GST और some items not part of the GST. तो उनको इंक्लूड या एक्सक्लूड या कोई भी किसी भी प्रकार का जो अमेंडमेंट्स होगा GST एक्ट के अंदर, that is generally done by GST Council and it is headed by Union Finance Minister. So it is responsible for collecting GST. No, it is an apex body that regulate and modify GST laws and policies. ठीक है. तो आपका आंसर क्या होगा? B will be right answer for this particular one. So GST Council highlight decision making body, highest decision making body on GST matters. So it provide modify GST rate and laws,
resolving GST related issues among state, determining tax slab, exemption and compliance procedures. So these are some core functions which get performed by the GST. The Union Finance Minister is the chairperson and State Finance Minister assist in the decision making. ठीक है, तो जब भी आपका GST काउंसिल की मीटिंग होती है, you will see कि आपका that is led by Union Finance Minister, and all the state and union territories finance minister, they generally participated in that particular meeting. Okay, जिसमें 1/3 share the overall voting right और decision right अगर आप बात करते हैं, so 1/3 belong to central government and 2/3 belong to state and union territories. ठीक है, तो जो decision making आपका मेजर होता है that is generally led by the central government itself. ठीक है, so revenue collection and revenue dispute resolution are handled by other tax authorities as well. ठीक है, तो थोड़ा सा इसके ऊपर बात कर लेते हैं. ठीक है, so if we talk about this particular one, so GST Council is an apex member committee to modify, reconcile and produce any law or regulation based on the context of GST Act in India. The council headed by Union Finance Minister, who is assisted by Finance Minister of all the state of India. ठीक है, so there are few pointers which you need to know. ठीक है, a joint forum of the center and state will function under the chairmanship of Union Finance Minister and will have ministers nominated by the state and UTs. Mostly they are the state finance minister and all. The council will act as a benchmark and will guide the state and union territories like tax rate, exemptions list, threshold limit and all. The central government has 1/3 voting right. Please do remember this. ठीक है, तो ज्यादातर like maximum voting right belongs to the center and 2/3 belong to the state itself, right? चलो, तो ये पॉइंटर्स हैं जो आप बिल्कुल अच्छे से याद रख लीजिएगा. दे विल हेल्प यू आउट इन योर एग्जामिनेशन. सो काउंसिल, इसका जो सेटअप है दैट इज इन न्यू दिल्ली इटसेल्फ. रेवेन्यू सेक्रेटरी इज अपॉइंटेड एज एक्स ऑफिशियो सेक्रेटरी टू द जीएसटी काउंसिल. सेंट्रल बोर्ड ऑफ एक्साइज ड्यूटीज एंड कस्टम CBEC is included as chairperson as the permanent invitee, non-voting. He did not have the voting rights in this particular case. To all proceeding of the GST Council, create a post of additional secretary to GST Council, create 4 posts of commissioners in GST Council Secretariat. So this is a joint level secretary. GST Council Secretariat will have officers taken on deputations from both center and state governments. तो इस तरीके से पूरा आपका जो काउंसिल का फॉर्मेशन किया गया है. ठीक है, चलो अब इन्हीं के ऊपर कुछ क्वेश्चन. Which of the following is not a function of GST Council? बताओ. GST Council Secretary. ठीक है, appointing the revenue secretary as the ex secretary. This is a part of this. Creating post of commissioners at the joint secretary level. ठीक है, overseeing GST collection and tax audits for business. No, it is not a function of GST Council Secretariat. Taking officers on deputations from both state and this. So C will be right answer for this particular one. Okay? So GST Council Secretariat support the GST Council but does not handle tax collection and audit. It generally work areas like appointing revenue secretary as ex officio secretary, creating additional position like additional secretary and 4 commissioners, taking officers on deputations from the central and state governments. GST Council and tax audits are managed by the CBIC, Central Board of Indirect Taxes and Custom and State Departments. Understood? तो ये जो आपका collection और आपका audit है, that is handled by CBIC as well as State Tax Department, not by the आपका जो अगर हम लोग बात करते हैं GST Council Secretariat के द्वारा ये handle नहीं होते. Alright, चलो आगे बढ़ते हैं. Which of the following statement regarding structure of GST Council is incorrect? So GST Council headed by Union Finance Minister. GST consists of Finance Minister of all state as members. Central Board of Indirect Taxes and Custom is a permanent members, voting members of the GST Council, non-voting. ये क्या होना चाहिए था आपका non-voting. ठीक है, so इसलिए गलत होगा. The revenue secretary serve as ex officio. This is also correct. तो C देखो, C में ना एक छोटा सा minor सा difference है. He is permanent part of that particular council, but he is not like he do not have the voting right in this particular case. ठीक है. So GST Council chaired by Finance Minister, State Finance Minister. He generally assist. They generally assist to Union Finance Minister. ठीक है. CBIC
आपका फॉर्मली CBEC इज अ परमानेंट इनवाइटी टू द जीएसटी काउंसिल बट डज नॉट हैव वोटिंग राइट, ठीक है। तो ये जो आपका एक छोटा सा पॉइंट जो आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट वन, अंडर जीएसटी फ्रेमवर्क विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग टैक्स एग्जम्पशन इज ट्रू, टैक्स एग्जम्पशन इज ट्रू, essential goods like grain and medical supplies are fully taxable under GST, हमें ट्रू ढूंढना है, ट्रू, ठीक है, दिस इज रॉन्ग, ठीक है, ओके। सर्विस प्रोवाइडेड बाय एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन आर फुली एग्जेम्प्टेड फ्रॉम जीएसटी, नहीं ऐसा नहीं है, ठीक है। जीएसटी एग्जेम्पशंस आर डिसाइडेड एक्सक्लूसिवली बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट, नो ऐसा नहीं है, स्टेट गवर्नमेंट का भी वहां पर रोल होता है, which comes under the state government subject, state government will decide, ठीक है। CGST जिसको SGST जिसको हम लोग बोलते हैं, the GST council determine exemption and both the central and state limit implementations and all, so true statement है, the only true statement is option D आपका, ठीक है। So GST council decide the goods and services are exempted from the GST, essential good like food grains, medical supplies and certain educational services may be exempted or the lower rate, ठीक है। Both central and state government implemented these exemptions based on the GST council recommendations, okay, समझ में आया सबको, आगे बढ़ते हैं। In the GST structure, which of the following tax are levied on the intrastate है, तो क्या होगा आपका करेक्ट आंसर, बोथ आपका CGST एज वेल एज SGST, आसान सा है, ठीक है, हमने बहुत प्रैक्टिस कर लिया, अब आई होप आप लोग भी इनको कर पा रहे होंगे, ठीक है। Which of the following is key difference between direct and indirect tax, तो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था what is direct, what is indirect tax, ठीक है, let's see. So direct tax are levied on goods, no, and services, where indirect tax is levied on income, opposite होना चाहिए था आपका, ठीक है। Direct taxes are paid by individual or businesses directly, while indirect taxes are collected by intermediaries and pass on to the government. B बिल्कुल सही है, ठीक है। In direct taxes have no exemptions, they do have exemptions, ठीक है। Indirect taxes are progressive, no, direct taxes are progressive, ये स्टेटमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, नहीं, डायरेक्ट टैक्सेस आर प्रोग्रेसिव, जैसे जैसे आपकी इनकम बढ़ेगी, जैसे 12 लाख तक का एग्जाम्पशन दिया गया, तो अगर आपकी इनकम 12 लाख या 12,75,000 है इन केस ऑफ सैलरीड पर्सन, ठीक है, तो वहां पे यू डू नॉट हैव टू पे द टैक्स, बट इफ योर इनकम, जैसे आप अगले साल आपकी इनकम बढ़ के 15 लाख होगी, फिर 20 लाख होगी, तो जैसे जैसे आपकी इनकम बढ़ेगी वैसे वैसे आपका टैक्स का कॉन्ट्रीब्यूशन भी क्या होगा, इंक्रीज होगा, दैट इज प्रोग्रेसिव, डायरेक्ट इज प्रोग्रेसिव, बट इनडायरेक्ट टैक्सेस, लेट्स से इफ दिस इज अ इलेक्ट्रॉनिक आइटम, ठीक है, अब इस पे जो जीएसटी है दैट इज 18%, ठीक है, सो इट इज यूनिवर्सल फॉर ऑल, ये आपका रिच और पुअर का डिफरेंस नहीं देखता है, ठीक है, सो इट इज काइंड ऑफ कि इफ इट इज 18% फॉर अ मिडिल क्लास और हाई क्लास और अ लोअर क्लास, इट विल रिमेन सेम इन ऑल द केसेस, ठीक है, तो रिग्रेसिव आपका जिसको हम लोग बोलते हैं, ठीक है दोस्तों, तो बी आपका जो करेक्ट आंसर होगा इस पर्टिकुलर केस में, अंडरस्टूड। तो डायरेक्ट जैसे आपका इनकम टैक्स कॉर्पोरेशन आर पेड डायरेक्टली टू द गवर्नमेंट बाय इंडिविजुअल, इनडायरेक्ट आपका जहां पे with the mediators we generally collect this. Indirect taxes apply to goods and services, while others direct taxes are usually progressive, higher income equal to higher tax, while indirect taxes are regressive, same for all the consumers, ठीक है, as I gave you an example of this particular marker, ठीक है। तो डायरेक्ट वर्सेस इनडायरेक्ट टैक्सेस बहुत आसान है, आई होप समझ में आएगा, कुछ और एग्जांपल ले लेते हैं, ठीक है। तो डायरेक्ट टैक्सेस आपका पर्सन पेज टैक्स फ्रॉम ओन पॉकेट, in this case person collect tax from consumers, as I gave you an example of that resto business, ठीक है, तो आपने डिनर किया, 5,000 का बिल आया, 5,000 के बिल के ऊपर जो आपने कंजम्पशन किया था प्लस आपको जीएसटी और देना पड़ा 18%, ठीक है, तो ये आपका इस तरीके से जो देखने के लिए मिलेगा। सो वी हैव लाइक इनकम टैक्स, कॉर्पोरेशन टैक्स, प्रॉपर्टी टैक्स, इनहेरेंट टैक्स, ठीक है, दीज आर द काइंड ऑफ मेजर डायरेक्ट टैक्सेस। यहाँ पे जैसे पहले ये होते थे कस्टम ड्यूटी, एक्साइज, आपका सर्विस, सेल्स, VAT. So we generally club all these indirect taxes in one tax that is generally known as GST nowadays. So direct taxes, indirect taxes, the individual company generating income, they will directly pay, and यहाँ पे आपका company selling the goods or services will collect, ठीक है, जैसे जिसने ये मार्कर बनाया उसका जो भी पहला वेंडर होगा उससे कलेक्ट करेगा, दे विल पास ऑन, इवेंचुअली इट विल बी पेड बाय द एंड यूजर कंज्यूमर्स, ठीक है। सो दीज वर द इनडायरेक्ट टैक्सेस अर्लियर, ठीक है, तो ये सारे इनडायरेक्ट टैक्सेस थे, एंड वी क्लब देम ऑल, ठीक है, इन सबको आपका क्लब किया गया, एंड वी क्रिएटेड जीएसटी विच इज नोन एज
वन नेशन वन टैक्स। अंडरस्टूड? चलो, सो थोड़ा सा ये लाइन देख लेते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम्स के लिए, ठीक है। सो डायरेक्ट, ये बहुत इंपॉर्टेंट, प्लीज पे योर अटेंशन गाइस, ठीक है। इस पे बहुत क्वेश्चन पूछा जाता है। डायरेक्ट टैक्स कैन हेल्प रिड्यूसिंग इन्फ्लेशन, ठीक है। डायरेक्ट टैक्स आपका इन्फ्लेशन को हेल्प रिड्यूस करने में मदद कर सकता है। कैसे? इफ गवर्नमेंट विल इंक्रीज डायरेक्ट टैक्सेस लाइक इनकम टैक्स, ठीक है। जैसे इस बार व्हाट गवर्नमेंट डिड, दे जनरली इंक्रीज द टैक्स स्लैब, ठीक है। उन्होंने 12 लाख तक का आपका एग्जाम्पशन कर दिया, या सैलरीड पर्सन के लिए इट विल बी 12,75,000। सो नाउ व्हाट विल हैपन, अब हमारे पास ऑलमोस्ट लाइक लेट्स से इफ आई एम अर्निंग 12 लाख रुपीज या 12,75,000 per annum. So now I can save at least 70 to 80,000. So what I'll do with that particular money? I'll spend that particular money in the consumption. ठीक है, तो consumption होगा, that means I'll make more demand. डिमांड होगी तो कहीं ना कहीं आपका जो प्राइसेस हैं they'll go up, ठीक है। सो दिस एक्शन ऑफ गवर्नमेंट विल इवेंचुअली इंक्रीज द इन्फ्लेशन इन द इकोनॉमी, राइट। सो दिस इज द वन। ऐसे लिंक आपको पूछे जा सकते हैं, सो प्लीज लाइक very be careful very with these particular statement here, where indirect taxes enhance inflation and whereas indirect taxes may enhance inflation as indirect taxes is added to the price, ठीक है। तो ये अब ये जो इनडायरेक्ट टैक्सेस हैं इनसे इन्फ्लेशन क्या हो सकता है, जैसे हमारे केस में देयर कैन बी लाइक जैसे आपका जैसे लेट्स से इस पे आपका 18% जीएसटी है, कल के डेट में गवर्नमेंट ने इसको 28% कर दिया, ऑटोमेटिकली द प्राइस विल गो अप, ठीक है। तो ये आपका रिड्यूस करने में भी हेल्प हो सकता है, ठीक है। अगर मतलब ये क्या है, जैसे अगर हम डायरेक्ट टैक्सेस को कम रख रहे हैं या डायरेक्ट टैक्सेस को अगर गवर्नमेंट बढ़ा रही है, सो इट विल रिड्यूस इन्फ्लेशन, इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए। बट इस बार का जो एक्शन है दैट विल इवेंचुअली इंक्रीज द इन्फ्लेशन। इनडायरेक्ट टैक्सेस आपका अगर गवर्नमेंट उनको बढ़ाएगी, इनडायरेक्ट टैक्सेस को अगर हम बढ़ाते हैं, इसको बढ़ाते हैं तो टैक्स इन्फ्लेशन कंट्रोल होगा, इसको बढ़ाते हैं तो प्राइसेस विल ऑटोमेटिकली इंक्रीज, ठीक है। डायरेक्ट टैक्सेस आर कंसीडर्ड एज प्रोग्रेसिव, ये भी हमने डिस्कस किया, ठीक है। जैसे जैसे इनकम बढ़ेगा, वी हैव टैक्स स्लैब ना, तो अकॉर्डिंगली योर टैक्स लायबिलिटी, डायरेक्ट टैक्सेस और द टैक्सेस दे जनरली वर्क ऑन एबिलिटी टू पे प्रिंसिपल, ये हमने समझा था कल आपका, ठीक है। तो दिस इज द वन। इनडायरेक्ट टैक्सेस कंसीडर्ड एज रिग्रेसिव, दे आर equal at each level or at each category of citizens, ठीक है। डायरेक्ट टैक्सेस हेल्प इन रिड्यूसिंग इनइक्वालिटीज, ठीक है। डायरेक्ट टैक्सेस से क्या हो रहा है, जो 1 करोड़ कमा रहा है उससे हम ज्यादा टैक्स ले रहे हैं, और जो आपका 10,000 कमा, लेट्स से 10 लाख कमा रहा है उससे हम कम टैक्स ले रहे हैं, तो इट विल हेल्पिंग द सिटीजंस टू रिड्यूस द इनइक्वालिटी, ठीक है। ये चीज आपका हो रहा है। बट इनडायरेक्ट टैक्सेस विल एनहांस इक्वालिटीज, ठीक है। अंबानी सर भी आपका इस पे 18% दे रहे हैं, हम भी 18% दे रहे हैं, तो दैट इज द वन। इनडायरेक्ट टैक्सेस इन्वॉल्व लेसर एडमिनिस्ट्रेशन। इनडायरेक्ट टैक्सेस में क्या हो रहा है, आपका जो एडमिनिस्ट्रेशन है आपका, ठीक है। इनडायरेक्ट टैक्सेस देखो यहाँ पे चेंज हुआ, अभी तक डायरेक्ट थे हम, अब इनडायरेक्ट में आ गए। इनडायरेक्ट टैक्सेस इन्वॉल्व लेसर एडमिनिस्ट्रेशन कॉस्ट, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, जो सप्लायर है दे आर कलेक्टिंग इन दिस सबमिटिंग, बट यहाँ पे क्या हो रहा है, वेल डायरेक्ट टैक्स इन्वॉल्व द हाईएस्ट, क्योंकि देखो एक तो यहाँ पे क्या है कि वी हैव जो इनकम जनरेशन वाले लोग हैं वो बहुत सारे हैं, ठीक है। सो हमें एक एक करके आपका सब पे नजर नहीं रख सकते, ठीक है, इतना बड़ा कंट्री है आपका, ठीक है। तो वहां पे एडमिनिस्ट्रेशन कॉस्ट आपका क्या, वो काफी हाई है। जैसे कलेक्शन ही नहीं, बल्कि जैसे कल के डेट में वो आपका फिर रिटर्न फाइल कर रहे हैं, फिर वो चीजें हो रही है, तो कई बार आपका इसमें टैक्स का चोरी होता है, जैसे बहुत सारे लोग फेक इन्वेस्टमेंट या अदर्स वो दिखा करके करते हैं, ठीक है। तो दैट इज द वन। इनडायरेक्ट टैक्सेस आर ओरिएंटेड मोर टुवर्ड टू ग्रोथ एज डिस्करेजिंग कंजम्पशन, ठीक है। तो ये ग्रोथ ओरिएंटेड है आपका, ठीक है। जैसे पैसा हम अगर इनडायरेक्ट टैक्सेस बढ़ा रहे तो उस पैसे को भी गवर्नमेंट विल स्पेंड इन कैपिटल एक्सपेंडिचर और ऑल थिंग। हेल्प इनहेंस सेविंग्स while direct taxes reduce saving, ठीक है, एंड डिस्करेज द इन्वेस्टमेंट। अब डायरेक्ट टैक्सेस को अगर हम लोग बढ़ाएंगे तो आपका सेविंग ऑटोमेटिकली कम हो जाएगा, कम होगा तो आपका इन्वेस्टमेंट और कंजम्पशन भी क्या होगा, कम होगा, ठीक है। इनडायरेक्ट टैक्सेस कवर ऑल मेंबर्स ऑफ द सोसाइटी, while डायरेक्ट टैक्सेस आपका एबिलिटी टू पे प्रिंसिपल, जो कमा सकते हैं वही। एडिशनल इनडायरेक्ट टैक्सेस लेवाइड ऑन हार्मफुल कमोडिटीज लाइक एल्कोहल, सिगरेट्स एंड ऑल, ठीक है। तो उनके कंजम्पशन को कंट्रोल करने के लिए गवर्नमेंट दे जनरली एड सम एडिशनल और सेस जो यहाँ पे ऐड होता है, ठीक है। सिगरेट, एल्कोहल एंड ऑल कैन बी यूज एज अ टूल ऑफ disuse their consumption. This part is very 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 important for all of you guys. So my personal suggestion, you can expect half marks question based on this. So please 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 do take care about this. Let's move to the next question. Which of the following statement about direct and indirect taxes is incorrect, ठीक है। इनकरेक्ट स्टेटमेंट आपका कौन सा है, ये क्वेश्चन आपको पूछा गया है, ओके, जस्ट लेट मी नो।
were there. Now it is fine. Yes. Yes. So indirect taxes are included in the price of goods and services, making them less visible to customers. हमें incorrect statement पूछा गया है. This is true. The burden of direct taxes cannot be shifted. बिल्कुल सही. Whereas the burden of indirect taxes can pass to the end users. True. Direct taxes generally easier to collect and administration and administer the indirect taxes. No, यहाँ पे टफ होता है. ठीक है. Indirect taxes are consumption based. बिल्कुल सही. एंड डायरेक्ट टैक्सेस आर इनकम बेस और एबिलिटी टू पे प्रिंसिपल. तो जो अभी हमने पिछला स्लाइड देखा था ये, ठीक है, इसी के ऊपर आपका ये क्वेश्चन जो बनाया गया था एंड जिसका करेक्ट आंसर क्या होगा, सी विल बी द राइट आंसर फॉर दिस वन. अंडरस्टूड. चलो आगे बढ़ते हैं. विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट डायरेक्ट और इनडायरेक्ट इज करेक्ट. अब करेक्ट स्टेटमेंट ढूंढना है. डायरेक्ट टैक्स कैन बी शिफ्टेड. नो, दे कांट बी शिफ्टेड. Direct taxes are imposed only on goods and services. No. Indirect, sorry, it is indirect. I thought it is mentioned direct. So इसको पढ़ना पड़ेगा हमें. So indirect taxes are imposed only on goods and services, which is true. While direct taxes on income and profit. बिल्कुल सही है. ठीक है, आगे जाने की जरूरत नहीं है. ठीक है, सेम आपका जो स्टेटमेंट आपका था मैकमिलन का. ठीक है, what I generally try to keep कि एटलीस्ट 90 to 95% डाउन साइड आई एम सेइंग कि जो कंटेंट है आई जनरली कीप इट अराउंड दी मैकमिलन. क्योंकि देखो 90% क्वेश्चन वहां से मिलना है. ठीक है, तो उस तरीके से आप तैयारी करोगे तो बिल्कुल भी कोई चांस हम लोग नहीं लेंगे. ठीक है, हर एक सब्जेक्ट के अंदर, नॉट ओनली इन आपका एएफएम, अदर सब्जेक्ट में भी. ठीक है, तो जैसे कई बार मैंने आपको देखा कि पीपल आर टीचिंग यू, जैसे हमने द इवेंचुअली आर मोटिव इज टू जस्ट गेट सर्टिफाइड. ठीक है, और मतलब अगर आप चाहते हैं कि डिटेल में पढ़ना है उसके लिए भी ऑप्शंस हैं, ऐसा नहीं है. बट द थिंग इज कि टाइम इज द मेजर कंस्ट्रेंट. मेरा जब भी डिस्कशन होता है आप लोगों के साथ तो दे ओनली द चैलेंज दे आर फेसिंग, दैट इज टाइम. So to save that time, if you want to clear this examination in first attempt, so you have to align your content with Macmillan. ठीक है, because eventually you will see question based on that particular one itself, right? How GST applied to banking and financial services in India? तो किस बेसिस पे होता है आपका? पहले 15% था, now it is got 18%. ठीक है, so 12% no, 18% on banking services such as loan processing fee and आपका credit card services. ठीक है, तो B only will be right answer for this particular one. ठीक है, so banking and financial services attract GST at 18% as per the GST law. Sir, earlier it was 15%. Prior to GST, it was 15%. Please do remember this. So, इसको 18%. जैसा we have 0%, 5%, 8%, 12%, 18%, 28%. ये 5 बकेट है तो उसमें 18% में रखा गया है. जैसे हम लोग कोई लोन प्रोसेस करते हैं उसके फी में, जैसे लेट्स से फी इज 100 रुपीज, तो 100 प्लस जीएसटी आपका 18%, 118. ठीक है, क्रेडिट कार्ड सर्विसेज, ट्रांजेक्शन चार्ज ऑन बैंकिंग सर्विसेज. Exemption include basic saving and current account deposit, but not financial services involving fee, commission or transactions. ठीक है, next one. How do you handle input tax credit under GST? So कैसे करेंगे? आपका बैंक कैन claim full income tax input tax collection, all input using the providing financial services. No, bank cannot claim, they can claim. ठीक है, by 50% paying. ठीक है, bank can avail income tax input tax credit on input, but must reserve 50% of its it as GST rules. ठीक है, बिल्कुल सही. ऑप्शन सी आपका बिल्कुल ये स्टैटिक क्वेश्चन है. जस्ट डू रिमेंबर दिस वन. ठीक है, so as per the GST provision, banking and financial institution rule 38. ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए. रूल 38 of GST rules, bank must reserve 50% of income input tax credit on common input used for the taxable and exempt services. Financial services including interest-based earning are generally exempted from GST, but services like processing fee, penalties attract GST at 18%. Due to this mixed nature of transaction, bank must reserve 50% of input tax credit automatically. ठीक है, तो प्लीज दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वन, थोड़ा सा ध्यान रखिएगा आपके डेली बिजनेस में. विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट क्लब्ड अंडर जीएसटी? तो क्या होगा? सेंट्रल, इट इज आपका स्टेट, वेट, कॉर्पोरेशन. ठीक है, ये क्यों नहीं? देखो ये क्वेश्चन क्या है, ऐसा क्वेश्चन पूछा गया था पास्ट में एक्चुअली. ठीक है,
वाई कॉर्पोरेशन टैक्स? बिकॉज इट इज अ फॉर्म ऑफ डायरेक्ट टैक्स, ठीक है, ये आपका क्या है, डायरेक्ट टैक्स है, ठीक है, प्रत्यक्ष कर, एंड दीज ऑल आर इनडायरेक्ट टैक्सेस, एंड जीएसटी इज ऑल अराउंड द इनडायरेक्ट टैक्सेस, ठीक है, डायरेक्ट टैक्सेस के साथ उसका कोई लेना देना नहीं है. Okay, so this is it, guys. So this is all about your GST and the major rules or the entire curriculum, ठीक है, which is part of your course curriculum, ठीक है. तो I hope ये सबको समझ में आया होगा, and if you have some any queries or any doubt, so just let me know on this Telegram group, ठीक है. तो those who are not part of this particular group, please do join DIB CIB Prep official. You can search, or I'll also provide the link in the description box. So डिस्क्रिप्शन बॉक्स से आप लिंक पिक करके भी आपका ज्वाइन कर सकते हैं. एंड इफ यू हैव एनी क्वेरीज एंड डाउट, सो यू कैन ऑल्सो आस्क. सम कैंडिडेट दे हैव क्वेरीज अराउंड द PDFs and all. So once I'll done with this, I'll share the PDF. I'll make a separate folder in our courses or in our application. So from where you can download these particular PDFs also. All right. So this is it from my side, guys. I hope you enjoy the session. So now I'll see you tomorrow. And from tomorrow onwards, we are going to start with our costing and the most important part from module D. It is like you can expect at least 80 to 85% questions from module D will be based on text costing things. The costing, type of costing, differences between cost and management accounting, cost and financial accounting, different type of costing, standard costing, marginal costing, budget, budgetary control. So these will be the part of that one. And you can expect 3 to 4 question downside numericals, like जैसे profit to date, आपका cost volume profit analysis, break even point, margin of safety, variance analysis. So these are some areas which generally get tested from that particular portion. No worries, we'll make it simpler. बहुत सारे क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस कराऊंगा जिससे आप मतलब फर्स्ट प्रायोरिटी इज कॉन्सेप्ट. आपने कॉन्सेप्ट नहीं देखा, देखिए जरूर. देन with the help of unit wise revision, I'll make sure कि you'll get each and everything clearly and you'll score very well. Okay, चलो तो आज के लिए इतना ही करते हैं guys. So this is it from my side. Thank you for joining this session. Thank you for watching this session. Bye bye. Take care all. Have a nice day. Thank you.